कि हमारे जो शासकीय जितने भी कार्यालय हैं पूरे प्रदेश में और जो शासकीय आवास हैं उन सभी में जो नाम पट्टिका अधिकारियों की होगी वो द्विभाषा में होगी। एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या जो हमारे अपने स्टेट के बस अड्डे हैं उन सभी में भी अब कुछ दिनों के बाद आपको नज़र आएगा इसमें द्विभाषी पट्टिकाएं हो जाएंगी। संस्कृत विद्यालयों की बात करें या फिर जो हमारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हैं वहाँ पे संस्कृत भाषा तो है मगर अध्यापकों की नितांत कमी है। कक्षा 1 से हमें विद्यार्थियों को छात्र छात्राओं को संस्कृत सिखानी है तो उन स्थानों पे अगर हम प्रवेशिका विद्यालय प्रारंभ कर पाएँ और इसमें हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। समाज के लंबे समय से जो अध्यापक हैं संस्कृत विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक नियत मानदेय पे, क्या उनके नियमितीकरण को लेकर के संस्कृत निदेशालय हो या विभाग हो कुछ इस दिशा में कार्रवाई है? देखेंगे कुछ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। दीपक कुमार साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, उत्तराखंड शासन में सचिव संस्कृत हैं और रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आज। यहाँ पे ये डिस्कशन है, देखेंगे कुछ हो जाएगा। मैं बातचीत करूंगा। सर, रुद्रप्रयाग आज आप पहुंचे हैं। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा है। ऐसे में अगर ओवरऑल हम देखें क्या कुछ है स्थिति अभी संस्कृत की? एक्चुअली मैं आज यहाँ आना भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र था तो सत्र समापन के बाद कल मैं चमोली चला गया था और चमोली में आज अधिकारियों की बैठक के उपरांत वापसी में आज फिर पौड़ी जाना है, फिर पौड़ी में कल बैठक होगी। लेकिन आज रुद्रप्रयाग में क्योंकि यहाँ से बीच में स्टेशन पड़ता है तो यहाँ पे हमारे सहायक निदेशक बैठते हैं। तो द्वितीय राजभाषा जो आपने कहा संस्कृत 2010 में हमने घोषित कर दी थी और तब से इस पे निरंतर कार्य चल रहा है और इसमें सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे जो शासकीय जितने भी कार्यालय हैं पूरे प्रदेश में और जो शासकीय आवास हैं उन सभी में जो नाम पट्टिका अधिकारियों की होगी वो द्विभाषा में होगी। हमारी पहली राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत में, और इसका प्रयास हमने देहरादून से प्रारंभ कर दिया है। सचिवालय में हमने एक बिल्डिंग और माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदया अपना स्वयं का जो नाम पट्टिका है वो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कर दी है। साथ ही साथ जितने भी हमारे वहाँ पे सरकारी आवास उनमें किया जा रहा है। दूसरा, उसके अलावा जितना भी हमारा जो बाकी केंद्र सरकार के भी कार्यालय हैं जैसे एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या जो हमारे अपने स्टेट के बस अड्डे हैं उन सभी में भी अब कुछ दिनों के बाद आपको नज़र आएगा इसमें द्विभाषी पट्टिकाएं हो जाएंगी। सर, अगर हम संस्कृत विद्यालयों की बात करें या फिर जो हमारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हैं वहाँ पे संस्कृत भाषा तो है मगर अध्यापकों की नितांत कमी है, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं? नहीं, अध्यापकों की कमी तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास संस्कृत शिक्षा में विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, अध्यापक हैं, लेकिन क्योंकि कुछ अब हम संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से कुछ नए विषयों को लाने का हमने प्रयास किया है इस वर्ष से, जैसे भौतिक, रसायन, गणित हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जो अन्य हमारे आधुनिक विषय हैं वो हम उन्हें पढ़ाएंगे। हम उन्हें वैदिक गणित पढ़ाने वाले हैं, आंग्ल भाषा तो पढ़ते ही हैं। तो इन सभी में जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी होगी वहाँ तो उसे भरा जाएगा, लेकिन मेन जो इसमें मुद्दा है वो छात्र संख्या का है। तो छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए वही बैठक हमने यहाँ पे आज की कि हमें जो संस्कृत अभी तक जो पढ़ाई जाती जो परंपरा है वो कक्षा 6 से हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। इवन हिंदी मीडियम में भी अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो कक्षा 6 से संस्कृत पढ़ा है। संस्कृत विद्यालय भी हमारे कक्षा 6 से चलते हैं। लेकिन अब हमारा जो ध्येय है कि अगर हम बचपन से बच्चे को संस्कृत शिक्षा दे सकें कक्षा 1 से, तो निश्चित रूप से संस्कृत के प्रचार प्रसार में भी बढ़ोतरी होगी और संस्कृत का माध्यम हमारा संस्कृति से भी है, जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से भी संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में ये हमें सहायक सिद्ध होगा।
सर कहीं न कहीं हम लोगों को अगर संस्कृत को हम बढ़ावा की बात अगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तमाम संस्कृत विद्यालयों की अगर स्थिति देखें, तो 2-4 कमरों पे ही पूरा विद्यालय चल रहा है। अध्यापकों की स्थिति देखें तो लंबे समय पे संविदा से कार्यरत अध्यापक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कब तक ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बिल्डिंग का हो या फिर अध्यापकों का हो, ये पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुख्यालय में बात है, हमारा संस्कृत निदेशालय भी है और संस्कृत अकादमी भी हमारी है, संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। तो मुख्यालय स्तर पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ हमारे जो ज़िले हैं, 13 ज़िलों में हमने 13 सहायक निदेशक के पद सृजित किए हैं। उनमें से जो हमारे रेगुलर हैं, जो पीसीएस परीक्षा से आते हैं, वो 2 हमारे अभी सहायक निदेशक कार्यरत हैं और हमने अभी 2 दिन पूर्व ही अपने लोक सेवा आयोग को सहायक निदेशकों के चयन के लिए अध्याचन भेजा है। तो मुझे लगता है कि उनकी नियुक्ति भी होगी और जब तक हमारे पास जो सीधी भर्ती के सहायक निदेशक नहीं आते हैं, हमने अपने विद्यालयी शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पे सहायक निदेशक ले लिए हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में हमारे 13 जिलों में 8 सहायक निदेशक कार्यरत हैं। कुछ सहायक निदेशकों के पास 1 से अधिक जिलों का भी प्रभार दिया गया है और निश्चित रूप से उनको हमने कुछ स्टाफ भी, हमारे पद सृजित थे, वो आवंटित किए हैं। तो धीरे धीरे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उनमें कार्यरत कर्मचारी भी आएंगे। तो सने सने आप देख सकते हैं कि आने वाले कुछ 6 महीने से 1 साल में आपको निश्चित रूप से कोई परिवर्तन दिखाई देगा। सर रुद्रप्रयाग जनपद की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग में चाहे महाकवि कालिदास का भू स्मारक हो या फिर विद्यापीठ हो, एक बड़े केंद्र के रूप में यहाँ पे हैं। कविल्ठा में महज कालिदास जी के जन्मदिन के अवसर पे ही कुछ हलचलें देखने को मिलती हैं। क्या कविल्ठा की स्थिति में कुछ सुधार हो पाएगा? क्या कुछ नया होने जा रहा है? एक्चुअली इसमें जो आपने एक स्थान का नाम लिया, मैं खाली कविल्ठा की ही बात नहीं करूँगा। हमारे जितने भी मंदिर मठ हैं पूरे उत्तराखंड में, इवन आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानस खंड मंदिर माला का जो सृजन किया है, और ये मैं श्रेय पूर्ण रूप से उनको देता हूँ, क्योंकि चारधाम यात्रा के तो मंदिरों की जानकारी पूरे हिंदुस्तान को थी, पूरे भारतवर्ष को थी, लेकिन मानस खंड मंदिर माला का किसी को ज्ञान नहीं था। तो हमारे मानस खंड मंदिर माला में चाहे 50 मंदिरों की श्रृंखला हो, या हमारे जैसे अभी आपने बोला ऊखी मठ में काली मठ है ऊखी मठ के पास, या हमारा त्रिजुगी नारायण है, या हमारा उधर मानस खंड मंदिर माला में जागेश्वर है। तो इन सभी में, चाहे वो पूर्णागिरी का मंदिर हो, गर्जिया का मंदिर हो, इन सभी में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर और पीठ हैं, वहाँ हम संस्कृत शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं और इसका भी आपको कुछ फल कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। हमारा जो मैंने आपको कहा कि कक्षा 1 से हमें विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को संस्कृत सिखानी है, तो उन स्थानों पे अगर हम प्रवेशिका विद्यालय प्रारंभ कर पाएँ, और इसमें हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी, समाज के भी सहयोग की आवश्यकता होगी, संतों के सहयोग की आवश्यकता होगी, और हम सभी लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ इसमें उन्नति दिखाई देगी। सर अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि लंबे समय से जो अध्यापक हैं संस्कृत विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक नियत मानदेय पे, क्या उनके नियमितीकरण को लेकर के संस्कृत निदेशालय हो या विभाग हो, कुछ इस दिशा में कार्रवाई है? इस दिशा में एक्चुअली पहले दफ़े बताते हैं कि ये कुछ लोग उसमें छूट गए थे, तो हमने जितने भी हमारे संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं, संख्या 100 के लगभग है, महाविद्यालय हमारे 32 के लगभग हैं, तो 2.5-3 दर्जन हमारे महाविद्यालय हैं और 100 के लगभग हमारे विद्यालय हैं। तो उनमें कार्यरत शिक्षकों की सूची एक मंगवाई जा रही है निदेशालय से, तो एक हमारे पास डेटा हो जाएगा पूर्ण रूप से कि कितने अध्यापक हमारे शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर उसका एक दफ़े में डेटा बन जाता है, तो उसमें फिर आगे हम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, और वो हमारे अलग अलग कैटेगरीज कुछ बना रखी हैं, तो वो प्रयास हमारा प्रारंभ हो चुका है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।